Hello and welcome to TargetNet. This is Richa and I'm your educator for UGC NET. ये सीरीज मैंने बनाई है नेट के उन एस्पिरेंट्स के लिए जो पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही उन बच्चों के लिए जिनका पेपर 2 मैनेजमेंट कॉमर्स या HRM है। इस सीरीज में मैंने वीकली बेसिस पे हर यूनिट को कवर करने की कोशिश की है जिससे कि जो लर्नर्स मुझे रेगुलरली फॉलो करेंगे वो हर वीक यूजीसी नेट का एक जो वॉल्यूम है या एक यूनिट है उसे कंप्लीट कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस बिगिन टुडेज सेशन। आज हम हायर एजुकेशन की जो आपकी यूनिट है पेपर 1 की उसमें जो आपकी 10th यूनिट है जो ये हायर एजुकेशन की उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडिपेंडेंस कमिटीज़ का। तो जो ये कमिटीज़ हैं इनको 2 पार्ट्स में आपके सिलेबस में डिवाइड किया गया है, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस। दैट मीन्स वो आपसे चाहते हैं कि जो करंट एजुकेशन सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे इवॉल्व हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आप सबको मालूम हो। तो इसके लिए उन्होंने इसको 2 पार्ट्स में बाइफरकेट किया है, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस कमिटीज़। तो आज हम प्री इंडिपेंडेंस कमिटीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि स्टार्ट हुई थी 1813 से, जो कि आपका पहला जो एक्ट आया था दैट वाज चार्टर एक्ट। और 1813 जो ओल्डेस्ट एक्ट के नाम से भी आपसे पूछ सकता है, तो 1813 से दिस जर्नी स्टार्टेड। और ये जो प्री इंडिपेंडेंस है, एज यू ऑल नो के इंडिपेंडेंस का हमारा ईयर वाज 1947। सो लास्ट कमिटी दैट केम वाज सार्जेंट रिपोर्ट एंड इट केम इन 1944। तो जो ये जर्नी फॉलो की हमारे एजुकेशन सिस्टम ने, इसके बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है दैट नॉट ऑल ऑफ अस आर फ्रॉम द एजुकेशन बैकग्राउंड। हम सबका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस इस तरह के सब्जेक्ट्स नहीं हैं और पेपर 1 सबका कॉमन होता है। सो हर किसी के लिए ये जानना इतना फेमिलियर नहीं होता कि क्या कमिटीज़ थी, उनके क्या ईयर्स थे, उसमें क्या रेकमेंड किया गया, तो ये थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है। सो व्हाट आई विल ट्राई टुडे इज आई विल मेक यू लर्न ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस कमिटीज़ पॉइंट वाइज, ताकि जब भी उस कमेटी की बात हो तो आपको उस कमेटी से रिलेटेड 4 या 3 या 5 व्हाटएवर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको फॉरन क्लिक कर जाएं। नंबर 1। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है उनके साल, बिकॉज आई हैव अरेंज दीज कमिटीज क्रोनोलॉजिकली, ईयर वाइज अरेंज की हैं। इससे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो वो भी आपको एक सीक्वेंस याद हो जाएगा। और क्योंकि ये फैक्चुअल डेटा नहीं है, ये आपको याद करना पड़ता है, तो इसके लिए उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताने के साथ साथ आई विल टेल यू अ ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट दैट कमिटी और कमीशन, सो दैट इवन इफ यू फॉरगेट द पॉइंट्स इन आप भूल जाते हैं किसी सिनेरियो में तो भी यू रिमेंबर दैट स्टोरी दैट आई टोल्ड यू और द बैकग्राउंड दैट आई टोल्ड यू अबाउट दैट कमिटी, दैट विल हेल्प यू रिमेंबर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दैट कमिटी एंड कमीशन। क्योंकि ये हर यूनिट में से आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो जो ये हायर एजुकेशन की यूनिट है इसमें भी 5 जो क्वेश्चंस आते हैं वैसे तो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, बट जो प्रीवियस पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से कमिटीज़ एंड कमीशंस से एक क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में, वैसे ज़्यादातर सेट्स में आता ही आता है, तो एक क्वेश्चन जो है वो इससे आता है और इसीलिए इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द नेट एस्पिरेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहली स्लाइड में मैंने बस इनको अलाइन किया है, जो ये 10 से 12 कमिटीज़ थी या कमीशंस थे वो आपको पढ़ने हैं इंडिपेंडेंस से पहले। ये वो 9 कमीशन है, I think there are 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yeah. So there are 9 commissions which are more important, और जो एक तो बीच में कमीशंस या कमेटी आए थे जो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नाम और उनका ईयर और उनकी 1-2 बातें जो मेजर रिकमेंडेशन थे वो आपको पता होने चाहिए। सो ड्यूरिंग द क्लास जब भी उनका ऑर्डर आएगा आई विल टेल यू उनके बारे में भी आई विल टेल यू ब्रीफली अबाउट दोज कमिटीज। ठीक है, तो पहली स्लाइड में ही 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो हर बच्चे को याद रहने चाहिए। पहला कि अगर वो आपसे ये पूछता है कि ओल्डेस्ट एक्ट कौन सा था एजुकेशन को लेके, तो नाम होगा चार्टर एक्ट। हालांकि वो क्या था और उसमें क्या रिकमेंड हुआ ये हम आगे पढ़ेंगे, but here you must understand that if they ask you a very straight question which is very unlikely, but then you never know about the pattern, sometimes you can be lucky also. So अगर वो पूछते हैं कि oldest act कौन सा था तो आपका जवाब होना चाहिए चार्टर एक्ट।
पहली चीज, साल 1813 से हमें जो जर्नी है जो मैंने बात की वो हमें बात करनी है 1813 से, तो ईयर आपको याद होना चाहिए। उसके बाद सीधे आ जाइए लास्ट कमेटी पे, देखो सार्जेंट रिपोर्ट, कैन यू सी ईयर क्या बोल रहा है वो, उसका ईयर बोल रहा है 1944 एंड हमें पता है हमें इंडिपेंडेंस कब मिली 1947, और इसका हमारे बैकग्राउंड से कोई रिलेशन नहीं है। इट्स अ वेरी लॉजिकल और बहुत ही ज़्यादा कॉमन सा क्वेश्चन है। तो सार्जेंट रिपोर्ट क्योंकि इंडिपेंडेंस से जस्ट पहले आई, सो आइडियली लॉजिकली अगर आप बात करो तो इतना आप कंक्लूड कर सकते हो कि जो सबसे ज़्यादा अच्छा बोलने वाली या सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव या सबसे ज़्यादा चीज़ें इम्प्लीमेंट करने वाली बात जो रिपोर्ट करेगी वो सार्जेंट रिपोर्ट करेगी। क्यों? क्योंकि ये इन सारे कमीशंस के कंपैरेटिवली कम क्या होगी, कंजर्वेटिव। क्यों? क्योंकि अब हम इंडिपेंडेंस लेने वाले हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं वो परफॉर्म करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, एक गुलामी का जो हमने सफ़र तय किया जिसमें हम ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट थे अपने एजुकेशन सिस्टम को लेकर, उससे हम अब इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहे हैं। तो जब आप इसकी रिकमेंडेशंस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि टीचर्स को लेकर, बच्चों को लेकर, डिग्रीज को लेकर, प्रोग्राम्स को लेकर, रेन्यूमरेशन को लेकर, करिकुलम को लेकर, दिस वाज वेरी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट। तो अगर वो आपसे पूछता है, ध्यान से देखिएगा, प्री इंडिपेंडेंस से पहले कौन सी ऐसी रिपोर्ट थी जिसने सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव बातें की, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाना चाहिए, सार्जेंट रिपोर्ट। ठीक है, लेकिन वहीं अगर वो ये वर्ड यूज नहीं करता और आपसे जनरली पूछता है कि विच वाज द मोस्ट प्रोग्रेसिव रिपोर्ट इन द एजुकेशन सिस्टम और इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सिस्टम सो फार, तो आपका आंसर होगा कोठारी कमीशन। और वो क्यों होगा ये हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस कमिटीज। तो अभी के लिए ये दो बातें याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं अब हम अपना पहला एक्ट। चलिए, so the first act in the history of education system, Indian education system, was Charter Act and it came in 1813. I'm sure अब तक आपको ये दो वर्ड तो अच्छे से याद हो गए होंगे। इसने क्या रेकमेंड किया उसकी बात करने से पहले मैं आपको वही एक छोटी सी हिस्ट्री बताती हूँ उसकी। देखिए, जब ब्रिटिशर्स ने इफ आई आस्क यू, विच इज अगेन अ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट कंपनी दैट केम टू इंडिया, ब्रिटिशर्स की वो कौन सी कंपनी थी जो आई, तो आपका जवाब क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। आई होप अब आपको इतना याद आ गया होगा, है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द कंपनी दैट केम टू इंडिया, करेक्ट। चलिए, तो जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने फाइनली हमारे कंट्री को कैप्चर कर लिया एंड दे स्टार्टेड रूलिंग अस, उस टाइम पे 1813 में जो पार्लियामेंट ऑफ यूके थी, जो यूके की पार्लियामेंट थी, उसने एक रिटन डॉक्यूमेंट जो है, रिटन ग्रांट जिसे मैं बोलूँगी, उसको मेंशन किया इस टाइम में। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने ये बोला कि नाउ दैट यू हैव एंटर्ड दिस कंट्री, यू हैव स्टार्टेड रूलिंग दिस कंट्री, सो इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट द नेटिव्स ऑफ दिस कंट्री विच इज इंडिया। ये देखिए, नेटिव्स ऑफ द कंट्री क्या होते हैं, नेटिव्स ऑफ द कंट्री होते हैं उस कंट्री में रहने वाले लोग। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये निर्देश दिया गया, ये डायरेक्शन दी गई, रिटन डॉक्यूमेंट उनको बोला गया, वहाँ से प्रोसीड किया, उनको ये इंस्ट्रक्शन दिए गए कि क्योंकि अब आपने इस कंट्री को रूल करना स्टार्ट कर दिया है, आपके अंडर है ये कंट्री, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो यहाँ के नेटिव्स हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको एजुकेट भी आपको करना है। क्योंकि आपको एजुकेट करना है तो इसके लिए हम आपको दे रहे हैं, पहली बार याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई जस्ट write important points like this so that you remember. And one more thing, while giving this lecture, in case you find some additional information that I am giving during my lecture which is not in the slides, which obviously won't be because I try and keep my slides as brief as possible, तो आप वो जो important points हैं जो मैं आपको ऐसे करके बताऊंगी उसे प्लीज नोट कर लीजिए, बिकॉज हो सकता है कि उसमें से कोई चीज़, इसमें से नहीं बल्कि उसमें से कोई ऐसा वर्ड जो होता है इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो आपके लिए कैचवर्ड बन जाए एग्जाम में और उसके ऊपर वो एमसीक्यू बेस्ड हो। तो जो ये चार्टर एक्ट को लेकर पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है वो था, जो मैं आपसे बात कर रही हूँ कि ये ओल्डेस्ट एक्ट था, और दूसरा क्या था, जो हमें ग्रांट दी गई, दैट ग्रांट वाज गिवन, कितने रुपए की दी गई, दैट बिकम्स अनदर इंपॉर्टेंट दिस थिंग, इट वाज 1 लाख।
इट वॉज 1 लाख। तो 1 लाख रुपए की सालाना पर ईयर दे सेड दैट वी आर गिविंग यू अ ग्रांट ऑफ ₹1 लाख पर ईयर इन ऑर्डर टू एजुकेट द नेटिव्स ऑफ दिस कंट्री। क्लियर है? हाँ, तो इस पर्पस को ध्यान में रखकर ये एक्ट जो था, चार्टर का मतलब क्या होता है बेटा? चार्टर का मतलब होता है कोई रिटन ग्रांट जो लेजिस्लेटिवली आपको दी गई हो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से, और जो मैंने आपको बताया वो वहाँ की पार्लियामेंट थी। तो यूके की पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इंस्ट्रक्शन दिया कि भारत के जो नेटिव्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है, और इसीलिए अब से साल में 1 लाख रुपए की ग्रांट आपको दी जाएगी कि आप उन्हें पढ़ाएं। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट चीज। अनदर पॉइंट, एक और चीज उन्होंने बोली कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं जिनको पहले अलाउ नहीं था, उनको इस टाइम पे अलाउ किया गया। देखिए मैंने ये मार्क किया आप लोगों के लिए। दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि किस कमिटी में क्रिश्चियन मिशनरीज को अपने रिलीजन को प्रीच करने के लिए या एजुकेट करने के लिए, बिकॉज पहले क्या होता था पुराने टाइम में, कैसे एजुकेशन होती थी? यूनिवर्सिटी स्कूल्स का एस्टेब्लिशमेंट तो बाद में हुआ ना। पहले क्या होता था, रिलीजियस प्रीचिंग्स होती थी। जो आपके ये मिशनरीज में जो लोग होते थे, जो फादर्स होते थे, या जो हाईली एकेडमिकली लोग होते थे, जो रिलीजन को प्रोपेगेट करते थे, उससे ही आपको अच्छी बातें पढ़ाते और समझाते थे। तो वो तरीका फॉलो होता था पुराने टाइम में। तो उनको अलाउ किया गया फर्स्ट टाइम में कि आप आए इंडिया में और अपने रिलीजन को प्रीच करें, और इन वन वे आप क्या करें, यहाँ के नेटिव्स को एजुकेट करें। तो ये दूसरी चीज हुई। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इस एक्ट को लेकर बनता है वो ये है कि दिस वाज द ईयर 1813 जब हिंदू कॉलेज को एस्टैब्लिश किया गया। कहाँ पर? कैलकाटा में। और आगे इसी सब्जेक्ट में जो आप मेरी क्लासेस लेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि अब उस हिंदू कॉलेज को प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कहा जाता है 2010 से। तो ये 3 या 4 बातें हैं जो इस एक्ट को लेकर इंपॉर्टेंट है। और देखिए फर्स्ट पॉइंट पे मैंने लिखा है, द ऑब्जेक्टिव वाज टू एस्टैब्लिश साइंटिफिक नॉलेज इन ब्रिटिश इंडिया। साइंटिफिक नॉलेज का मतलब क्या हुआ? साइंटिफिक नॉलेज क्या होती है? साइंटिफिक नॉलेज होती है जो आपकी रीजनिंग करने की कैपेबिलिटी होती है। व्हेन यू क्वेश्चन समथिंग कि कैसे आया, क्यों आया, कैसे हुआ, व्हाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, तो वो साइंटिफिक नॉलेज इंडिया में स्प्रेड की जाए, यहाँ के नेटिव्स को पढ़ाया जाए, 1 लाख रुपए की ग्रांट को यूज किया जाए, हिंदू कॉलेज को एस्टैब्लिश किया गया कैलकाटा में, और क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया अपना रिलीजन प्रीच करने के लिए। तो ये एक मोटे तौर पे जिसे कहते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो ये 4 या 5 बातें हैं वो चार्टर एक्ट के बारे में ये अच्छे से पता होनी चाहिए। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एक्ट। चलिए आगे चलते हैं मैकॉलेज मिनट्स के ऊपर। अगला जो इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ या इम्पोर्टेंट टाइम था वो था 1835। व्हाट वाज द लास्ट ईयर? It was 1813, and now since it ended at 3, just for the purpose of remembrance I am giving you another year. So it is ending with 3 and it is starting with 3. So the next important year was 1835. 1835 में मैकॉलेज मिनट्स के नाम से जो कमिटी आई उसने क्या बोला, देखिए पहले स्लाइड के इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। उसने सबसे पहले इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। सो दिस बिकम्स अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू दैट अंडर विच कमिटी और कमीशन इंग्लिश वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। नाउ ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंट्रोड्यूस करने की बात हुई, बहुत ज़्यादा फेमस या कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कोई नाम यहाँ पे नहीं लिया गया जो कि अगले कमीशन में लिया जाएगा। हाँ, अगर क्वेश्चन पूछता है कि इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ तो आपको पता होना चाहिए मैकॉलेज मिनट्स की बात हो रही है पहली। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखो क्या लिखा है, रिमूव्ड एज रिलेटेड बायसेस, सेक्युलर, साइंटिफिक एंड फ्री फ्रॉम प्रीजुडिसेस। मतलब कि कलर, कास्ट, रिलीजन, एज और सिचुएशन, इन सब को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं करना है। एजुकेशन फॉर ऑल। जो आज आप देखते हैं इंडियन एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है या जितनी भी बातें हो रही हैं, आप हायर एजुकेशन में आगे बार बार मुझसे ये 3 वर्ड सुनेंगे जो बात की जा रही है, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी।
इन 3 पिलर्स पे आजकल जो एजुकेशन का सिस्टम है उसमें जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं रिसर्च से लेकर डेवलपमेंटल करिकुलम बेस्ड सारे जो प्रोग्राम हैं उनका जो मेन पिलर्स जो मैं बोलूँगी वो ये 3 हैं, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी, जिनका सीधा मतलब ये है कि जो एजुकेशन है वो हर किसी को एक्सेस हो, इक्विटी हो, उस पर कोई रिलीजन या किसी भी चीज़ को लेकर भेदभाव नहीं हो, और क्वालिटी स्टफ जो है, क्वालिटी कंटेंट जो है, करिकुलम जो है वो डिलीवर हो बच्चों को। तो ये 3 चीज़ों को ध्यान रख के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो बनाए जाते हैं, उनका कंटेंट भी और उनको डिलीवर किया जाता है ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर हम इस कमीशन की बात करें तो यहाँ पे पहली बार बात हुई एज रिलेटेड बायसेस या धर्म से जुड़े हुए जो बायसेस हैं या जो प्रेजुडिस हैं कास्टिज्म को लेकर, या जो सोसाइटी में भी जो लेवल्स थे, हाई लेवल के लोग, मीडियम और जो गरीब तबका था, उसको लेकर जो बायसेस थे उनको रिमूव करने की बात जो थी, दैट केम इन मैकॉलेज मिनट्स। कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, अनदर इंपॉर्टेंट टर्म, ये भी कई बार पूछ लेता है कि मॉडर्न इंडिया का जो कॉन्सेप्ट था वो कब इवॉल्व हुआ या कब बात हुई। देखो, भारत को बदलने की बात हो रही है, बदलेंगे कैसे? जब एजुकेट करेंगे। एजुकेट किस चीज़ को करेंगे? जब उनमें साइंटिफिकली चीज़ों को जानने की इच्छा होगी, जब क्वेश्चन करना, रीज़न करना उनको आएगा, तभी तो वो जानकारी ले पाएंगे। तो जो मॉडर्न इंडिया का कॉन्सेप्ट था, अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है तो वो मैकॉलेज मिनट में बात हुई थी। देखो, और जो इम्पोर्टेंट बात थी, मिनट्स का मतलब क्या होता है? किसी मीटिंग की मिनट्स आप रजिस्टर करते हो या नहीं, आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो इस दस्तावेज में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए, लेकिन क्योंकि हम उस पर सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं तो हमें उस लिस्ट को जानने का कोई वो नहीं है सेंस यहाँ पर, लेकिन ये कुछ मेन बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे की गई, वो यहाँ पे की गई, आई विल जस्ट राइट इट हियर, जो मदरसा हैं, जो मदरसाज हैं उनकी जो फंडिंग थी, जो उनको पैसा दिया गया पढ़ाने के लिए, उसको कट करने की या रिड्यूस करने की बात यहाँ पे की गई। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मैं पूछ रही हूँ आपसे कि जो ये फंडिंग थी ये कहाँ से आई मदरसा को, किसने दी? देखो, फंडिंग कहाँ से आई? अगर आप पिछले कमीशन को याद करोगे तो आपने देखा होगा कि ब्रिटिश, आपको मैंने बताया था कि उनको 1 लाख रुपए की ग्रांट दी गई एजुकेशन से रिलेटेड मैटर्स को डील करने के लिए, तो मदरसा को भी फंड गया ना उसका पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने ये बात की कि इन मदरसाओं को फंडिंग कम की जाए, क्योंकि ये आप ओवर रिलीजियस प्रीचिंग कर रहे हैं और हमें क्या बनाना है? मॉडर्न इंडिया। तो हमें क्या करना है? लोगों को और तरह की बातें सिखानी है। तो इसीलिए इसको आप रिलेट कर सकते हो उस बात से कि इसे उन्होंने बोला कि इनकी जो फंडिंग है वो रिड्यूस की जाए, किसमें? मैकॉलेज मिनट्स के टाइम पर। उसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज है, आई जस्ट टेक अ इरेजर, उसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट बात हुई, आपने एक नाम सुना होगा या नहीं भी सुना होगा, तो हम बात करेंगे यहाँ पे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन की। इट वॉज अ थ्योरी दैट केम, इसी टाइम पे आई, मैकॉलेज और वुड डिस्पैच के टाइम पे। इट वॉज डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। आई हैव टू एक्सप्लेन दिस टू यू थोड़ा सा। ये जो थ्योरी आई थी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन की, देखो, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन क्या होता है? आप वर्ड से क्या वो कर सकते हो? इफ आई मेड अ फिल्टर, फिल्टर क्या करते हो आप एक छलनी को इमेजिन कीजिए, एक सीव को, तो अगर आप उसमें से कुछ पोर करते हैं तो क्या इमीडिएटली सारी चीजें नीचे आ जाती हैं? नहीं, आप क्या करते हो? आपको छन छन के चीजें मिलती हैं, मतलब कि आपको पूरी की पूरी चीज नहीं मिलती है, आपको वो क्या बोलते हैं उसको, आपको वो सॉर्ट करने के बाद, स्क्रूटनाइज करने के बाद छन कर कुछ पोर्शन उसका नीचे आता है। तो जो ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन की थ्योरी थी, इट वाज अ थ्योरी जिसमें कि ये बात हुई थी कि एक ऐसी क्लास जो इंडिया के जो नेटिव्स थे, मैं बोलूँगी सिटीजन नहीं बोलूँगी बिकॉज वी वर स्टिल अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स, तो जो उनको थे उनका आइडिया ये था कि आप जो एजुकेशन दे रहे हो आप सबको मत करो, डोंट गिव इट जस्ट लाइक दैट टू एवरीवन, यू जस्ट ट्राई एंड मेक अ क्लास, ऐसे लोगों की क्लास बनाओ जिनका रहना उठना बैठना खाना पीना सब इंग्लिश हो। अगर मैं इसको बोलूँ तो सेम वैसे कोट करूँ तो वो ये स्टेटमेंट था दैट दे वांटेड टू मेक अ क्लास दैट इज इंडियन फ्रॉम ब्लड बट देन ब्लड एंड कलर बट देन इंग्लिश इन देयर टेस्ट, मतलब कि वो इंडिया के रहने वाले लोग तो हों, यहाँ का ब्लड और कलर तो उनको मिला हो, बट उनकी जो सोच और
मतलब उनका तरीका हो वो इंग्लिश हो। आप लोगों ने पुरानी मूवीज़ में भी देखा होगा कि जब ब्रिटिशर्स हमें रूल भी कर रहे थे तो उस टाइम पे भी एक क्लास में डिवीजन था। कुछ ऐसे अच्छे रिच कम्युनिटी के लोग थे जो इंग्लैंड में अपने हायर एजुकेशन को करने जाते थे या फिर इंडिया में भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ या अच्छे कॉलेजेस में पढ़ते थे, और जो इलिटरेट और नीचे तबके के लोग थे उनको एजुकेशन नहीं दी जा रही थी। तो इस थ्योरी के भी दो वो हैं पर्सपेक्टिव। कुछ लोग हैं जो फेवर करते हैं, जो ये बोलते हैं कि इस थ्योरी को इसलिए दिया गया बिकॉज फंड्स वर लिमिटेड, हमारे पास पैसा इतना नहीं था कि हम सबको एजुकेशन दे पाएँ, तो हमने डिसाइड किया कि कुछ एटलीस्ट कुछ लोगों को तो दें, गाँव या शहर के कुछ ऊपर के लोग, और फिर वो आगे जाके इस चीज़ को अपने से दूसरे लेवल को प्रोपेगेट करते जाएँ, आगे से आगे कम्युनिकेट करते जाएँ। तो कुछ लोग जो उसको सपोर्ट करते हैं इस थ्योरी को वो ये कहते हैं, और जो कुछ क्रिटिसाइज करते हैं वो ये कहते हैं कि ये इंग्लिश लोगों की एक साजिश थी कि क्या करें, वो एक यहीं पे डिवाइड करना चाह रहे थे स्टेटस और क्लास के हिसाब से, कि जो ऊपर के लोग हैं उनको हम सिर्फ एजुकेट करें और नीचे वालों को ना करें। और एजुकेट करने का भी मतलब यहाँ पे आप इस बहाव में मत जाइएगा कि वो हमारा बहुत भला करना चाहते थे। दे जस्ट वॉन्टेड अ ग्रुप ऑफ पीपल और अ क्लास ऑफ पीपल टू बी एम्प्लॉयड अंडर देम फॉर दी क्लरिकल वर्क, बिकॉज उनको काम करने के लिए भी तो इंडियंस चाहिए ना, तो उनको समझदार और पढ़े लिखे और अंग्रेजी बोलने वाले लोग चाहिए थे। तो इस टाइम पे मैकॉलेज मिनट्स में ये क्लास बेस्ड चीज़ों की बात हुई कि इन लोगों का जो टेस्ट है वो हमें इंग्लिश बनाने की ज़रूरत है। और दूसरा एक और कोट है इसके बारे में, आई जस्ट रीड इट टू यू, कि जो उन्होंने ये क्रिटिसाइज़ किया कि यहाँ क्या है पढ़ने के लिए, यहाँ का जो इतिहास और लिटरेचर है दैट हैज़ नथिंग। यूरोप की अगर एक लाइब्रेरी को देखा जाए, छोटी सी लाइब्रेरी की शेल्फ को देखा जाएगा, तो उसका जो लिटरेचर है और जो उसकी जो बुक्स हैं वो कहीं ज़्यादा होंगी इंडिया और अरब की सारी बुक्स और लिटरेचर को लेकर। सो दे समहाउ ट्राइड टू ये एक तरह का सरकाज़म था जो उन्होंने इंडिया के ऊपर मारा था कि द सिंगल शेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरीज वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरब। तो इस तरह से क्लास की जो बातें थी कि एक क्लास के लोगों को ये शिक्षा दी जाए और बाकी लोगों को ना दी जाए, ये था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। कई बार इस पे बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं वो कि ये किस टाइम की बात हो रही है। तो मैकॉलेज की पूरी तरह नहीं, वुड डिस्पैच पे भी हम आएंगे तब इस टर्म को दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन इस टाइम पे इतना सा बैकग्राउंड जानना आपके लिए ज़रूरी था। बात क्या थी इंपॉर्टेंट, 3 इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया गया, एज रिलेटेड बायसेस को हटाने की बात हुई, और मॉडर्न इंडिया का जो कॉन्सेप्ट था वो भी मैकॉलेज मिनट में ही बात की गई इस बारे में। ठीक है, और इसी के साथ उन्होंने बोला कि देयर इज नो पॉइंट स्टडिंग संस्कृत एंड अरबिक, इस तरह की रीजनल लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। संस्कृत एंड अरबिक, इस तरह की लैंग्वेज को मत पढ़िए। क्या पढ़िए आप? अंग्रेजी। और इसलिए पढ़िए ताकि आप हमें हमारे कामों में मदद कर पाए। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो इसको इस तरह से याद कीजिए। ठीक है, सो इतना मैकॉलेज मिनट के बारे में काफ़ी है। आगे चलते हैं। थर्ड कमीशन वाज वुड्स डिस्पैच एंड द ईयर वाज 1854। तो एक बार फिर से मैं आपके लिए लिख रही हूँ सो दैट यू रिमेंबर। फर्स्ट वाज 1813, नेक्स्ट वाज 1835 विच वाज मैकॉलेज मिनट्स, और उसके बाद आपके आया 1854 में क्या? वुड्स डिस्पैच। नाम याद कीजिए इसका, वुड्स डिस्पैच। देखिए लेक्चर के साथ साथ आई विल सजेस्ट दैट यू write few important things about those commission which you find that I have not written in the slides but I am just mentioning you during the lecture because question कहाँ से आ जाए आप कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वुड डिस्पैच पे आते हैं। वुड डिस्पैच को लेकर जो बच्चे जानते हैं, जो प्रिपेयर कर रहे हैं, वो उन्होंने सुना होगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड जो बन जाता है इस कमीशन का वो है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। दिस कमीशन वाज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, मतलब कि सबसे बड़ा, जिसे मैं बोलूँ कि सबसे बड़ा क्या बोल सकते हैं इसको, सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट या सबसे बड़ा जिसे कहते हैं, जिसने इंग्लिश एजुकेशन को सबसे ज़्यादा प्रोपेगेट किया, सबसे ज़्यादा एडवर्टाइज किया, वो कौन सा कमीशन था? वुड्स डिस्पैच। और इसको हेड किसने किया था? इसके हेड कौन थे? चार्ल्स एबॉट वुड। एबॉट वुड ये दूसरा नाम है जो आपको याद होना चाहिए। एबॉट वुड ने इनको चेयर किया था इस कमीशन को, और इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कहा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन, पहला चीज़ आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में, मैग्ना कार्टा
सेकेंड इंपॉर्टेंट वर्ड जो इसके लिए वो है मद्रास, कैलकाटा और बॉम्बे। इन 3 यूनिवर्सिटीज को सेटअप करने की बात किस कमीशन में बोली गई? वुड डिस्पैच में। इस नाम को अगर आप चाहो, वैसे मैं शॉर्टकट्स बनाती नहीं हूँ, बट दिस इज समथिंग इवन आई लाइक आई यूज्ड इन माय एग्जाम, MCB। देखो इनके इनिशियल्स को लेकर मैंने बनाया, तो इफ़ यू रिमेंबर द MCB, आप ऐसे करके इसको याद कर सकते हो, क्योंकि कई बार वो कॉलेजेस के नाम ऑप्शन में दे देता है एंड देन ही लास्ट यू व्हाट वर द 3 यूनिवर्सिटी सजेस्टेड इन द वुड डिस्पैच, और बोल देगा मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली। तो आपको 3 पता होना चाहिए कि दिल्ली नहीं है, इट वॉज MCB, दैट इज मद्रास, कलकत्ता एंड बॉम्बे। कोलकाता और मुंबई हम यहाँ यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? अनदर लॉजिकल क्वेश्चन, क्योंकि तब ये नाम बने नहीं थे। चलिए, इंग्लिश वॉज इम्पॉर्टेंट बट एट द सेम टाइम अरबिक, संस्कृत एंड पर्शियन वर रिकमेंडेड। अब इसने क्या किया? थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया। इन्होंने बोला कि इंग्लिश तो इम्पॉर्टेंट है, ये जो कमीशन था इसने इंग्लिश को वो तो किया ही रिकमेंड, लेकिन उन्होंने बोला कि साथ साथ जो ये रीजनल लैंग्वेजेस है अरबिक, संस्कृत और पर्शियन, इनको भी आप इनकॉर्पोरेट कीजिए। अब जो ये अरबिक, संस्कृत और पर्शियन इंपॉर्टेंट हैं, इसको अगर मैं आज के टाइम से रिलेट करूँ, तो जब मैं आपको नई एजुकेशन पॉलिसी बताऊंगी उसमें एक पॉइंट है कि आज फिर से इन लैंग्वेजेस को इन्वॉल्व करने की बात हो रही है करिकुलम में, कि इनको पढ़ाया जाए, और इसके लिए कुछ स्पेशल यूनिवर्सिटीज़ और इंटरप्रिटेशन के इंस्टीट्यूट्स भी बनाए गए हैं, तो फिर से ये रेलेवेंस गेन कर रही हैं। लेकिन पहली बार इनको इम्पोर्टेंस कब दी गई? अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपका जवाब क्या होगा? वुड्स डिस्पैच। ठीक है, और इसके अलावा लेट मी सी, हाँ इसके अलावा एक और वही वर्नाकुलर लैंग्वेजेस जो थी, वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या होती है? किसी रीजनल लैंग्वेज को बोला जाता है, तो उसको इम्पोर्टेंस दी गई इस टाइम में इंग्लिश के साथ साथ। या सो दैट इज ऑल फॉर दिस कमीशन। यस, ये 3 या 4 बातें आपको वुड डिस्पैच के बारे में पता होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, और ईयर जैसे मैंने बोला वो तो इम्पोर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट कमीशन है इंडियन एजुकेशन कमीशन, और इसको क्या बोला जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन, हंटर कमीशन। 1882 और 1883 जो ये साल था, इसमें ये कमीशन आया, और इसका नाम जो था, सेकंड नेम, अक्सर वो आपसे सेकंड नेम पूछकर कंफ्यूज करते हैं, तो साथ साथ आप याद कीजिए कि जो इंडियन एजुकेशन कमीशन था उसका जो दूसरा नाम था वो था हंटर कमीशन। पहली इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद देखो इसने क्या बोला है? इट एम्फसाइज द सेग्रीगेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। सेग्रीगेट करना क्या होता है? अलग अलग करना। तो इसने पहली बार बात की कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी को आप अलग कीजिए, प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन को आप अलग कीजिए। अब आप सोच सकते हो ऐसा क्यों कहा होगा इसने सेग्रीगेट करने के लिए? देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ हम इकट्ठा बना के रखते हैं और फिर उसके ऊपर काम करते हैं, तो जो स्पेसिफिक पोर्शन होते हैं उसमें हम ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू इवॉल्व इन आर एजुकेशन सिस्टम। टाइम आगे आगे बढ़ रहा है, 1918 से हम अब 1813 से अब हम 1882 पे आ गए हैं, तो आप क्या करोगे? इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे। तो इस इम्प्रोवाइजेशन में आपने क्या सोचा इस टाइम पे? जो इस कमेटी के मेंबर्स थे उन्होंने क्या सोचा कि अगर इफ विल सेपरेट द प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, देन वी वुड बी एबल टू फोकस मोर टुवर्ड्स दीज टू डोमेन्स ऑफ आवर एजुकेशन, अलग अलग करके। जैसे कि जो प्राइमरी ईयर्स होते हैं बच्चों के लिए, उसमें कुछ खास चीज़ें होती हैं जो उनमें इनकलकेट होनी चाहिए, तो एक स्पेशल स्कूल का जो पार्ट होगा अगर प्राइमरी एजुकेशन में फोकस करेगा तो वो उनके लिए अच्छा होगा। वहीं हायर एजुकेशन में क्या होगा? हायर एजुकेशन का पर्सपेक्टिव क्या होता है? हायर एजुकेशन के जो कोर्सेज होते हैं, यूजी कोर्सेज, पीजी कोर्सेज, यूनिवर्सिटी लेवल प्रोग्राम्स, रिसर्च के प्रोग्राम्स, इनका पर्पस क्या होता है? एक प्राइमरी पर्पस तो जॉब होता है, तो ये जॉब रिलेटेड चीज़ें पे फोकस होना चाहिए। और दूसरा इनका क्या होता है कि आप नेशनली कंट्रीब्यूट करते हो। व्हाई? बिकॉज इफ यू आर स्टडिंग एंड गेटिंग एनरोल्ड इन सच प्रोग्राम्स, फाइनली यू आर कमिंग आउट एज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और अदर प्रोफेशनल्स, एंड इन दिस वे यू आर हेल्पिंग आउट द इकोनॉमी ऑफ द नेशन। तो आप एक तरह से ह्यूमन रिसोर्स जो है आपकी नेशन का, उसके लिए आप मदद कर रहे हो अगर आप हायर एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। तो इसी तरह से इन दोनों चीज़ों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपने अपने लेवल पे इसको सेग्रीगेट करने की बात इंडियन एजुकेशन कमीशन में कही गई, जिसको इंडियन एजुकेशन कमीशन भी पूछ सकता है, IEC, देख रहे हो इनिशियल्स से।
इस नाम से भी पूछ सकता है और हंटर कमीशन के नाम से भी पूछ सकता है। विलियम हंटर, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, विलियम हंटर ने इसको दिया था और भी मेंबर्स थे इसके साथ, जिसमें याद करने वाली बात ये है कि 20 मेंबर्स थे इस कमिटी में, जिसमें से अब ये ध्यान देखना 7 इंडियंस क्या थे, 7, 20 में से 7 लोग इंडियंस थे। ये आप शुरू के एक्ट्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ब्रिटिश गवर्नमेंट से, नहीं, बट क्योंकि समय बढ़ रहा है, आगे चल रहा है, तो चीजें अच्छी होती जा रही हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या बात हुई, इसी पॉइंट में मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया उसी को वैलिडेट किया है इस प्रोग्राम थर्ड पॉइंट में, कि जो यूनिवर्सिटी करिकुलम है इट शैल बी बेस्ड ऑन द एकेडमिक्स एज वेल एज द वोकेशन। वोकेशन का मतलब क्या होता है, कोई किसी तरह का कौशल, हिंदी वाले बच्चों के लिए वोकेशन का मतलब क्या होता है, स्किल बेस्ड या कोई एक तरह का कौशल जिसके बेसिस पे आपको जॉब मिल सके। तो जो वोकेशन है उसको भी इन्वॉल्व किया जाए एकेडमिक्स के साथ साथ, यूनिवर्सिटी का करिकुलम ऐसा होना चाहिए। अब करिकुलम और सिलेबस क्या होता है ये मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगी, आइए मैं डिस्कस करूँगी टीचिंग एप्टीट्यूड में, बट आप ये समझ सकते हो कि एक वाइडर टर्म की बात हम कर रहे हैं एजुकेशन को लेकर, ठीक है। और ये किसने दिया था, लॉर्ड रिपन एंड विलियम हंटर। अगर लॉर्ड रिपन के बारे में भी पूछ लेता है, क्योंकि विलियम हंटर तो ऑब्वियस है, अगर आपको हंटर कमीशन नाम याद है कि आप गेस कर लोगे, बट एजुकेटेड गेस लगाने के लिए भी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो अगर पूछता है लॉर्ड रिपन तो आपको ये नाम भी रिलेट करना आना चाहिए कि ये बात हो रही है आईईसी की या हंटर कमीशन की। अंडरस्टूड। चलिए, इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट बात है इसकी, यस एक और पॉइंट है इसका कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, मेरिटोरियस कौन होते हैं, जो अपने अपने डिसिप्लिन में ऊपर के बच्चे होते हैं, जो क्रीम होती है, उसको हायर एजुकेशन के लिए कहाँ भेजा जाए, इंग्लैंड। ये भी इस टाइम पे प्रपोज हुआ आईईसी के टाइम, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अगले कमीशन की तरफ, यूनिवर्सिटी कमीशन। अगला कमीशन क्या है, यूनिवर्सिटी कमीशन। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी सी वी आर नॉट फॉरगेटिंग एनीथिंग। यूनिवर्सिटी कमीशन, यस, अगेन इट्स एन इम्पॉर्टेंट कमीशन। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसमें साल 1902, 1902 में ये कमीशन आया और लॉर्ड कर्जन जो थे इनका नाम इस कमीशन के साथ इम्पॉर्टेंट है। और चेयरमैनशिप याद कीजिए किसका है, थॉमस रेल। थॉमस रेल की चेयरमैनशिप थी और इस कमीशन को अपॉइंट किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो पहला नाम जो इम्पोर्टेंट है जो पूछ लेते हैं वो है लॉर्ड कर्जन का, और क्या किस चीज़ कहाँ पर आपको याद रखना है, यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से। अच्छा, अगली चीज क्या थी देखो, ऑब्जेक्टिव वाज टू स्टडी द कंडीशन ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड रिकमेंड मेजर फॉर इम्प्रूवमेंट। जो यूनिवर्सिटीज की करंट कंडीशन थी उस टाइम पे उसको स्टडी करना और उसमें क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं या क्या प्रॉब्लम्स हैं उन चीज़ को देखना इस यूनिवर्सिटी कमीशन का काम था। और इस कमीशन की इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने रीड भी किया हुआ है, इस कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछते हैं वो कि जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट था वो किस कमीशन पर बेस्ड था, तो आपका जवाब होगा यूनिवर्सिटी कमीशन की रिकमेंडेशन पर। यूनिवर्सिटी कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस दी उसके बेसिस पे इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो था वो बेस्ड था। और अगला इंपॉर्टेंट जो मैंने रिसेंटली किसी एग्जाम में देखा था, एफिलिएशन ऑफ कॉलेजेस। कॉलेजेस का एफिलिएशन जो था, अगर वो आपसे पूछता है कब इंट्रोड्यूस हुआ, तो आपका जवाब अगर वो इस तरह से इनके नाम नहीं देता और साल दे देता है, देखो इस तरह की चीज़ें बहुत होती हैं नेट में, अगर वो आपको 1813, 1882, 1835 और 1902 देता है, ठीक है, तो आप ऐसे वेगली थोड़े ना इसको एलिमिनेट करके आप टिक कर सकते हो। एलिमिनेट तो तभी करोगे ना जब आपको ये पता होगा कि भाई 13 में तो बात ये बिल्कुल भी नहीं हुई थी एफिलिएशन की कॉलेजेस की, क्योंकि तब तो कॉलेजेस बने ही नहीं थे, पहली बार तो हिंदू कॉलेज की स्थापना होने की बात हुई थी। 1882 भी नहीं था, 1835 में कॉली मिनट्स आया था, उसमें भी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। हाँ, 1902 में क्या हुआ था, क्योंकि यूनिवर्सिटीज की कंडीशन को स्टडी किया गया था तो हो सकता है उस साल में ही एफिलिएशन की बात की गई हो, तो बिल्कुल सही होगा आपका जवाब कि उसी साल में एफिलिएशन ऑफ कॉलेजेस इंट्रोड्यूस हुए थे, ठीक है। ये बात थी यूनिवर्सिटी कमीशन को लेकर। इसके अलावा यस, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यस, हाँ, सो दैट वाज ऑल फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन।
सैडलर कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर इस पे क्वेश्चन आ जाता है तो आप बहुत लकी होंगे, बिकॉज ज़्यादातर स्ट्रेट क्वेश्चन इस पे आता है। पहला क्वेश्चन तो फॉर्म होता है कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन का दूसरा नाम क्या है, और वाइस वर्सा दैट सैडलर कमीशन का दूसरा नाम क्या है, तो वो क्या हो जाएगा, कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन। तो इस कमीशन का दूसरा नाम था कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन, और जो फोकस था वो था हायर एजुकेशन और विमेन एजुकेशन। देख रहे हो आप कितना प्रोग्रेसिव होते जा रहे हैं हम क्या बात कर रहे हैं, अभी तक हम गुलाम ही हैं, लेकिन बातें क्या हो रही हैं जी, विमेन एजुकेशन की। कहाँ पर हुई पहली बार, सैडलर कमीशन में। तो फोकस वाज ऑन हायर एजुकेशन एंड विमेन एजुकेशन, पहली चीज। दूसरी चीज क्या थी, डिग्री कोर्स इंक्रीजिंग ऑटोनॉमी ऑफ इंस्टीट्यूट्स टू मैनेज डे टू डे अफेयर्स। गवर्नमेंट का इंट्रो जो उसका इन्वेजन है या इंटरफेरेंस है वो कम किया जाए और इंस्टीट्यूट्स को ऑटोनॉमी दी जाए, ताकि वो नॉर्मली परफॉर्म कर पाए, अपने डे टू डे अफेयर्स को मैनेज कर पाए। तो ये इस कमीशन का एक और फोकस था। और इसके अलावा क्या है, देखो, डिग्री कोर्सेज टू बी ऑफ 3 years। ऐसे पहले से थोड़ी ना बना हुआ था कि कितने साल का होना चाहिए, तो डिग्री कोर्स जो है वो 3 साल का हो, ये भी यहाँ पर रेकमेंड हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो क्या है, सेपरेशन ऑफ ऑनर्स फ्रॉम रेगुलर कोर्सेज। ऑनर्स कोर्सेज क्या होते हैं, ऑनर्स जैसे होता है ना, कई बार ये इंग्लिश ऑनर्स से कर रहे हैं, तो करिकुलम वाइज और जो पॉइंट्स होते हैं, क्रेडिट पॉइंट्स आप जो बोलो, ऐसे प्रोग्राम्स के नॉर्मल डिग्री प्रोग्राम से ज़्यादा होते हैं, और एडमिशन के लिए भी अच्छे बच्चे, जो मेरिटोरियस बच्चे होते हैं, उनका ही सिलेक्शन होता है। तो उन दोनों प्रोग्राम्स को अलग किया जाए रेगुलर कोर्सेज से, ये यहाँ रिकमेंड हुआ। मेरी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सेटिंग अप ऑफ केब। अब केब क्या है नहीं आपको पता होगा इस पॉइंट ऑफ व्यू पे, और आगे मैं डिटेल में बताऊंगी, बट अभी के लिए हम बात करते हैं। केब एक ऐसी बॉडी है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म है। क्या है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। केब आज भी रेलेवेंट है, ये ऑर्गेनाइजेशन अभी फंक्शनल है, डिफंक्ट नहीं है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टेट गवर्नमेंट बोलूं और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में ब्रिज का काम करती है। तो अभी के लिए आप इतना ही जानिए, बिकॉज आप कंफ्यूज जाएंगे। तो ये एक ऐसी बॉडी है एजुकेशन की, आप बहुत सारी बॉडीज पढ़ेंगे अपने इस हायर एजुकेशन के टॉपिक में, तो उसमें से इट इज़ वन ऑफ दोज बॉडीज विच एक्ट्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो इसको सेटअप करने की बात, एक अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे मैंने स्टार मार्क किया, ये बन जाता है कि इसको सेटअप करने की बात पहली बार कब हुई, सैडलर कमीशन में। ठीक है, इसके अलावा देखो लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है, इट सजेस्टेड यूनिवर्सिटीज शुड बी फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड मस्ट फोकस ऑन हायर एजुकेशन। अब ये सेकेंडरी एजुकेशन क्या होती है, अनदर लॉजिकल क्वेश्चन। तो ये 9th 10th 11th 12th की पढ़ाई होती है, ये आती है, इसमें भी सीनियर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, इस तरह से हम इसको बाइफरकेट करते हैं। तो बोला कि यूनिवर्सिटीज़ को अलग किया जाए, तो यहीं से पॉइंट बनता है, अगर बोलें सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन को सेग्रीगेट करने की बात कहाँ पे हुई, सैडलर कमीशन में। क्यों हुई कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको है सिर्फ यूजी पीजी कोर्सेज के ऊपर ही ध्यान दिया जाए, सेकेंडरी जो उसको है इसको किसके साथ मर्ज किया जाए, स्कूल एजुकेशन के साथ। तो इस तरह से आप देख लो, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुद लॉजिकली सोचनी है। तो अगर उनको बोला गया कि फोकस हायर एजुकेशन पे करो, मतलब हम यहाँ पे अलग कर रहे हैं सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन को। ठीक है, तो ये सैडलर कमीशन की इंपॉर्टेंट बातें। केब के बारे में यहाँ पे एक और बात अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि केब 1920 में आया, वैसे मैं बाद में कराऊंगी आपको ये। केब 1920 में आया, कैसे आया 1920 में, अब देखो यहाँ से जो समझदार बच्चे हैं वो इसको रिलेट कर पाएंगे कि 1917 में जब सैडलर में इसको रेकमेंड करने की बात हुई तो इसके बाद ही आएगा ना, और देखो कितनी क्लोजली, अनदर 3 years इट स्टार्टेड फंक्शनिंग। तो जो केब था वो 1920 में आया, लेकिन फिर कुछ रीजन से 1923 में इट गॉट डिफंक्ट, ये डिफंक्शनल हो गया, और फिर फर्दर कुछ और रिकमेंडेशन सजेशन और इम्प्रूवमेंट के साथ 1935 में इट स्टार्टेड फंक्शनिंग अगेन, अंटिल डेट इट इज़ वर्किंग। और जो उसका पैनल होता है उसमें एक चेयरमैन नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ एकेडमिशियंस होते हैं, और रिसेंटली हमारी एक आईआईटी जो दिल्ली की है उसके एक सीनियर एकेडमिशियन भी इसकी जो चेयरमैन का जो ग्रुप है, जो लीड करने वाले लोगों का ग्रुप है सीनियर एकेडमिशियंस का, उसका एक पार्ट है। चलिए ये अभी इस डिस्कशन के लिए रेलिवेंट नहीं है, बट रेलिवेंट ये है कि 1920 में केब सेटअप हुआ और उसको पहली बार रेकमेंड किया गया सैडलर कमीशन में। ठीक है, चलिए
हेड ऑफ कमेटी, ये मैंने बहुत थोड़ा इसके बारे में लिखा है कि ये देखो, ये सजेस्टेड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ केप, इसको आप हटा दीजिए यहाँ से। टीचर्स ट्रेनिंग की बात इस कमेटी को लेकर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो टीचर्स हैं उन्हें ट्रेन किया जाए। ये अब इनके दिमाग में आने लगा, क्यों? यहाँ पे क्वेश्चन ये जनरेट होता है, आपने आजकल देखा है ये वर्ड बड़ा पॉपुलर हो रहा है, मशरूमिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। मशरूमिंग का मतलब क्या हो रहा है? कुकुर मुत्ते की तरह जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। दैट मीन्स number of institutions are rising, but then the quality content, the kind of students that are coming out of the institutions is very poor. Like they are not academically brilliant, they are not ready to face the world, the corporate world or the world outside the institute. Why? अब ये बात भी इसके साथ रेलेवेंट है, थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी है कि बच्चे जो होते हैं देखो कभी भी खराब या अच्छे नहीं होते हैं, हमेशा टीचर हैज़ टू ब्लेम, आई मीन टीचर शुड टेक द ब्लेम, बिकॉज जो टीचर होता है उस पर डिपेंड कर रहा है कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं, है ना, काफ़ी हद तक। तो जो टीचर्स की ट्रेनिंग है वो अच्छे प्रोडक्ट निकलें, अच्छे बच्चे निकलें और अच्छी जगह एब्जॉर्ब हों और नेशनली कंट्रीब्यूट करें, एकेडमिकली कंट्रीब्यूट करें, फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करें, उसके लिए टीचर्स का ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है। तो टीचर्स ट्रेनिंग की बात जो पहली बार बोली गई वो हेड ऑफ कमेटी में बोली गई, इससे ज़्यादा इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। साल 1929, ये ज़रूर आप नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। थोड़ा सा और अगर मैं इसमें बोलूँ टीचर ट्रेनिंग को लेकर क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप यही इसके बारे में लिख सकते हैं कि जो उनकी पे है उसके ऊपर भी काम किया जाए, उनके वर्किंग आवर्स जो हैं उनके ऊपर काम किया जाए, क्वालिटी ऑफ टीचर्स अपॉइंटमेंट को लेकर उन सब चीज़ों को भी देखा जाए। तो इन सब पे अगर आप काम करेंगे तो टीचर्स की ट्रेनिंग होगी, और अगर ट्रेन टीचर्स अपॉइंट होंगे तो वो ऑब्वियसली अच्छा पढ़ाएंगे आपको, है ना। तो ये सब बातें हेड ऑफ कमेटी के दौरान हुई। सेकेंड लास्ट स्कीम आज की, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। नई ईयर है 1937। देखो हम इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सही 10 साल पहले की कहानी है कि जो कमेटी बनी वो थी वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसका और नाम क्या है, तो देखो नई तालीम, बुनियादी तालीम और बेसिक एजुकेशन। अगर ये 3 नाम आपको देता है तो आपका जवाब सीधे होना चाहिए कि वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन की बात हो रही है। नाम अच्छे से देखो, इसमें कमेटी वर्ड यूज नहीं किया है, लंबा सा नाम है वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन, वर्धा कहाँ है? अगर लाइव क्लास होती तो मैं जवाब सुनती आपसे। खैर ये होमवर्क है, बिकॉज ये इतना हम अभी ईवीएस नहीं पढ़ रहे, तो आई विल नॉट डिस्कस दिस। वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन जो थी ये आई नई तालीम, बुनियादी तालीम और बेसिक एजुकेशन के नाम से। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जाकिर हुसैन कौन थे? अनदर होमवर्क। तो जाकिर हुसैन कौन थे हमारे पहले, और वर्धा का क्या है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो इसके जो चेयरमैन थे वो जाकिर हुसैन थे, इसीलिए अगर आपसे जाकिर हुसैन कमेटी पूछी जाए तो भी आपका आंसर वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन होगा। और यहाँ पे बात हुई गांधीयन फिलॉसफी की, क्योंकि गांधी जी इस टाइम पे इन्वॉल्व थे सारी चीज़ों को लेकर, तो एजुकेशन का सिस्टम भी अनटच्ड नहीं रह सकता था। तो बात हुई यहाँ पे कि एजुकेशन में गांधीयन फिलॉसफी को अपनाया जाए, एजुकेशन को एज अ प्रोफेशन न लेकर वेलफेयर लिया जाए, और टीचर्स और बच्चों को हर लेवल पे जो है उनको उनके साथ अच्छी चीज़ें हों, उनको ज़्यादा एक्सपोजर मिले, उनको फ्रीडम मिले अपने चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए, टीचर्स को पढ़ाने के तरीके को लेकर, बच्चों को समझने के तरीकों को लेकर, तो इंडिपेंडेंस जो मिले उसकी बात की गई यहाँ पे, गांधीयन फिलॉसफी की बात। देखो अगले पॉइंट में लिखा है फ्री एनवायरनमेंट फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो बोलेंगी, गांधी जी बोल रहे हैं यहाँ पे, तो ज़रूर बोलेंगे कि जो इंस्ट्रक्शन है वो किस में दिए जाएँ, मदर टंग में। और क्या किया जाए, रेन्यूमरेशन ऑफ टीचर। रेम्यूनरेशन ऑफ टीचर मतलब उनकी सैलरी, उनके जो एक्स्ट्रा पे से जुड़े हुई चीज़ें हैं उनको क्या किया जाए, उनका ध्यान रखा जाए। तो ये वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन की बात थी। एक्चुअली इसकी अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो गांधी जी ने एक आर्टिकल लिखा था हरिजन के ऊपर, तो उस आर्टिकल को लेकर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, मतलब पहले आर्टिकल पब्लिश हुआ हरिजन्स को लेकर,
और उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस रखी गई और उस कॉन्फ्रेंस में ये वर्धा स्कीम जो एजुकेशन थी उस पर गांधी जी ही प्रेसिडेंट थे और उसके बाद इस चीज़ के बारे में ये पॉइंट्स आए या ये रिकमेंडेशन आई। इसके अलावा यहीं पे बात हुई बेसिक एजुकेशन। देखो ये जो बेसिक एजुकेशन वर्ड है ना, इसके साथ मैं यहाँ लिखती हूँ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। 7 से 14 थी बेटा यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत चेंज होते रहे हैं। इट वाज 7 to 14 का फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट्स अंडर दिस ग्रुप। 7 से 14 साल के बच्चों को क्या हो, फ्री शिक्षा दी जाए, मुफ्त में शिक्षा दी जाए, ठीक है, कंपल्सरी शिक्षा दी जाए। उसके बाद क्या हो, जो एजुकेशन है उसमें क्राफ्ट का या जो हैंडीक्राफ्ट वाली चीज़ें होती हैं या जो स्पिनिंग वीविंग ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को भी इनकॉर्पोरेट किया जाए। गांधीयन फिलोसफी से आप रिलेट कर सकते हो। और इंस्ट्रक्शन क्या हो, मदर टंग में हो, हिंदी में हो, और उन्हें एक आइडियल सिटीजन बनने की कोशिश की जाए। देखो अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, आइडियल सिटीजनशिप। आइडियल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? आइडियल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि हम अपनी पढ़ाई के मीडियम से लोगों को, बच्चों को ऐसी शिक्षा दें, ऐसी मॉरल वैल्यूज़ दें, मॉरल इंटीग्रिटी की बात करें, नेशनल यूनिटी की बात करें, क्योंकि यही वो बच्चे हैं, आप साल देख रहे हो, जिन्होंने आगे जाके देश को संभालना है। तो क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी थी और जो हमारे लोगों का माइंड सेट था, इट वॉज क्रिपल्ड बाय देन। वाई क्रिपल्ड? वो पैरालिसिस से भरा हुआ था, बिकॉज वी वर समवन वर रूलिंग अस। हम किसी सिस्टम के अंडर, किसी गवर्नमेंट के अंदर, बाहर के विदेशियों के अत्याचारों और उसकी रूलिंग के अंडर थे। तो क्या आपको लगता है ऐसे बच्चे या ऐसे जो स्टूडेंट्स होंगे उनकी मेंटालिटी बहुत स्ट्रांग होगी? नहीं। तो क्योंकि उन्हीं सिटीजन्स को, उन्हीं बच्चों को आगे चल के सिटीजन बनना है, बड़े बड़े काम करने हैं, देश को संभालना है, तो युवाओं में, बच्चों में ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट करना ज़रूरी है आइडियल सिटीजनशिप को लेकर। तो इसका मतलब यही था कि गांधी जी चाहते थे कि ऐसी युवा पीढ़ी आए या ऐसे बच्चे जो हैं उनको पढ़ाया जाए कि उनमें यूनिटी को लेकर, स्ट्रेंथ को लेकर, मॉरल प्रिंसिपल्स को लेकर, वैल्यूज़ को लेकर, करेज को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर जो इनकी जो ग्रास रूट लेवल पे इनको पढ़ाया जाए, क्योंकि यही वो बच्चे हैं जो आगे चल के देश को संभालेंगे और देश में आगे चीज़ें हैं जो चेंजेस लाएंगे और लीडर्स बनेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर बात की गई उन्हें क्या करने की, आइडियल सिटीजन बनाने की, गांधीयन फिलॉसफी के अंदर। और दूसरी एक और बात की गई फ्लेक्सिबल करिकुलम की। देखो जैसे जैसे इंडिपेंडेंस आएगी हर चीज़ फ्लेक्सिबल होती जाएगी, और पहले क्या रहेगी, रिजिड। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है रिजिड चीज़ें कब हुई, तो वही होगा कि वो पहले वाली कमिटीज़ होंगी, बाद वाली जितनी हो वो आपको उसमें से एलिमिनेट करनी है। तो फ्लेक्सिबल करिकुलम की जो बात हुई वो भी कहाँ पर हुई, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन में। इससे ज़्यादा इसके बारे में जानना ज़रूरी नहीं है। और ये देखिए लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है सार्जेंट रिपोर्ट, जो 1944 में आई, जस्ट बिफोर द इंडिपेंडेंस, और जिसे केब रिपोर्ट या पोस्ट वॉर एजुकेशन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन तो यही है कि इसको पोस्ट वॉर एजुकेशन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसको कहा जाता है, तो जवाब होगा सार्जेंट। और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, मैंने वही बोला, केब रिपोर्ट कहा जाता है किसको, सार्जेंट रिपोर्ट को। अब जो मैंने स्टार्टिंग में बात बोली थी कि सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन जो होंगे एजुकेशन को लेकर प्री इंडिपेंडेंस, वो कब हुए, सार्जेंट रिपोर्ट में आए। देखते हैं इसको, इसके लिए मेरे को अलग स्लाइड बनानी पड़ी बिकॉज बहुत सारे रिकमेंडेशंस थे। देखो जितनी भी प्रोग्रेसिव बातें, इसको मैं इसमें डिटेल में नहीं चाहूँगी बिकॉज ये नाम से ही अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन ये सारी चीज़ें वो आपसे पूछेगा नहीं, बट आपको पता होनी चाहिए कि टीचर ट्रेनिंग की बातें, नीडी लोगों को स्कॉलरशिप देने की बातें, मदर टंग में इंस्ट्रक्शन देने की बातें, अच्छा यूनिवर्सिटीज़ के कामों को देखने वाली ऐसी कमेटी बनाई जाए उसकी बातें। अब ये कौन सी कमेटी बनाई जाए, कोई गेस कर सकता है इसको? यूनिवर्सिटीज़ के कामों को देखने के लिए एक अलग कमेटी बनाई जाए, नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। ये यूजीसी जैसी किसी कमेटी को बनने की बात हो रही है यहाँ पर वो क्या है, कैसे है, हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि अभी आप लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। बट आप ये अभी के लिए याद कीजिए कि ऐसी कमेटी एस्टैब्लिश की जाए जो यूनिवर्सिटीज़ के जो काम है उनको कोऑर्डिनेट कर पाए, उनको विजिल कर पाए, ठीक है। डिग्री कोर्सेज 3 साल के हों, सेलेक्टिव एंट्री और कोर्सेज के आप चूज कर सकते हैं ना। आज के टाइम में आपने देखा है, देखो जो आज का एजुकेशन स्ट्रक्चर है, प्रॉब्ली आज के बच्चों को लगता है सब कुछ ऐसे ही हो गया है, एग्जाम्स ऐसे ही होते हैं, डिग्रीज ऐसे ही मिलती हैं, एफिलिएशन मिल जाती हैं, ग्रांट्स हो जाती हैं, रिसर्च के लिए आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ की एक हिस्ट्री है, वो टाइम टू टाइम इवॉल्व हुई, समय के साथ साथ बहुत सारे लोगों के एफर्ट्स के साथ करंट जो स्ट्रक्चर है हमारे एजुकेशन का वो इवॉल्व हो पाया है। तो वही जर्नी आपको
आपको पता हो इसका ये पर्पज़ है इस सब्जेक्ट का। तो वहीं यही आप देख सकते हो कि सिलेक्टिव एंट्री आपकी, आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस क्या लेना चाहते हो, बैचलर्स में आप क्या लेना चाहते हो। आजकल तो इवैल्यूएशन का सिस्टम भी चेंज हो गया है, पहले परसेंटेज था, आजकल ग्रेडिंग सिस्टम हो गया है, परसेंटाइल सिस्टम हो गया है, क्रेडिट पॉइंट वाला हो गया है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे इवॉल्व हुई। अडल्ट एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। अडल्ट एजुकेशन के जो प्रोग्राम्स हैं, जिन लोगों की पढ़ाई किसी भी रीज़न से छूट गई, बीच में हो नहीं पाई, अगर वो फर्दर पढ़ना चाहते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के जो प्रोग्राम्स हैं वो इनकॉर्पोरेट करने की बात हुई सार्जेंट रिपोर्ट में। हैंडीकैप जो वर्ग है उसकी एजुकेशन की बात हुई। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ एंड सोशल एक्टिविटीज़ इन द करिकुलम इनकॉर्पोरेट। बच्चों के मेडिकल चेकअप्स जो होते हैं, हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट इज ऑल्सो, फिजिकल वेलबींग इज इम्पॉर्टेंट अलॉन्ग विद द एकेडमिक्स। तो ये सारी प्रोग्रेसिव बातें जो थी वो कब हुई, 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट। सो ये आपकी सारी इंपॉर्टेंट एजुकेशन कमिटीज थी। एक और कमेटी थी सप्रू कमेटी, वो आई थी, आई जस्ट टेल यू द ईयर। सप्रू कमेटी केम इन 1934। ये आप चाहो तो लिख सकते हो, 1934 में सप्रू कमेटी आई थी। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहती इसलिए बता रही हूँ। सप्रू कमेटी जो आई थी ये यूपी की जो सिचुएशन थी उस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा हो गई थी। वही सब स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट से जो बच्चे निकल रहे थे, सब स्टैंडर्ड थे उनका लेवल, और इसीलिए उनको नौकरी नहीं मिल पा रही थी। तो उस प्रॉब्लम को, अनएम्प्लॉयमेंट की रजिस्टर करने के लिए, कहाँ की, यूपी की स्पेशली ये प्रॉब्लम, ये कमेटी आई थी जिसका नाम था सप्रू कमेटी, एंड ईयर वाज 1934. So, with my understanding, we have covered all the committees, pre-independence committees that came so far, और सारे ही years और उनके recommendation, history सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, चेयरमैन से लेकर सारी चीज़ें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप सारी ही कमिटीज़ का एक चार्ट बनाइए। देखिए ऐसे करके अपने नोटबुक में आप चार्ट बनाइए, यहाँ पे लिखिए प्री इंडिपेंडेंस कमेटी, और उसके बाद उन सबके नाम लिखिए, जो भी मैंने आपको 9, 10, 11, 12 बताई हैं उसको इस तरह से नाम लिखिए उनके, और ब्रैकेट में उनका ईयर लिखिए जिस ईयर में वो आया था, और इसको आप अपने नोट्स में फिक्स कर लीजिए। और फिर उसके बाद आप फिर इस लेक्चर को एक बार दोबारा सुनिए, और रिकमेंडेशंस जो आपने लिखे हैं आप चाहें तो पॉइंट वाइज लिख के नोट्स बना सकते हैं। आई एम 100% श्योर दैट यू विल बी एबल टू रिमेंबर ऑल दीज कमीशंस ऑन योर फिंगर टिप्स, अगर आपने अच्छे से आज का लेक्चर सुना है तो। अगले लेक्चर में हम पोस्ट इंडिपेंडेंस कमिटीज़ जो आई हैं और जो कुछ नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ आई हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपका आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि मेरा ये 7-day प्लान है सब्जेक्ट वाइज आपको प्रिपेयर कराने के लिए पेपर 1। तो हायर एजुकेशन को हम टारगेट कर रहे हैं ख़त्म करना अच्छे से 1 हफ्ते में, यानी कि 7 दिन में, जिसमें हर दिन आपकी 2 क्लासेज हों। दिस ऑल फॉर टुडे सेशन। अगर आज के सेशन में आपको कोई डाउट है या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट सेशन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगता है then do like, subscribe and share my channel. Thank you so much and see you in the next session. Bye bye.